हूँ कि एसएससी की इनकम जो है वो ठीक से कंप्यूट की जा सकती है। तो जब ये डेटा रिकॉर्ड कर देंगे, यानी आप एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है और कंप्यूटेशन के स्टैंडर्ड भी है, दोनों के हैं। तो जब आप रिजेक्ट कर रहे हैं उसके बाद आपके पास ये राइट हो जाता है कि आप उसको रीजनेबल बेसिस पे उसकी इनकम को कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये ICDS के बारे में प्रावधान नंबर 2 है, सेक्शन 2। जो तीसरा प्रावधान है 145 का, कि जहां पर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है कि एसएससी के जो अकाउंट्स हैं या तो वो बिल्कुल ठीक हैं या फिर वो पूरे हैं, करेक्ट या कंप्लीट। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है असेसिंग ऑफिसर, और जहां पर जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग एसएससी ने लगाई है वो रेगुलरली एसएससी फॉलो नहीं कर रहा, जैसा कि 1 में दिया हुआ है, और इनकम को उसने जो कंप्यूट किया है वो या फिर उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं किया। यहाँ पर 3 चीजें आती हैं। पहली तो बात, आपको ये निष्कर्ष पर पहुंचना है कि उसका अकाउंट करेक्ट और कंप्लीट है कि दोनों चीजें हैं, करेक्ट और कंप्लीट। अगर कहीं अकाउंट में इनकरेक्टनेस है या इनकम्प्लीटनेस है तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये कि ICDS को उसने फॉलो किया कि नहीं किया। अगर ICDS को उसने नहीं फॉलो किया तो वो दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट ये कि उसने जो भी कैश या मर्केंटाइल सिस्टम है उसको रेगुलरली वो लगा रहा है अपने अकाउंट में कि नहीं लगा। इन तीनों पॉइंट्स पे अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो असेसमेंट कर सकता है इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144। तो 144 जो कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, उसके बारे में आप जानते हैं। ये जो असेसमेंट उसका होगा, ये जब आप ये निष्कर्ष पहुंचे कि भाई वो उसके अकाउंट कंप्लीट नहीं है या इनकरेक्ट है, तो आपको जब उसका असेसमेंट करना होगा तो यहाँ लिखा है कि इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपका जो असेसमेंट ये हो रहा है, ये हो तो 143 में ही हो रहा है, राइट। ये असेसमेंट 144 सेक्शन के तहत नहीं हो रहा है। बस ये मैनर जो है इसका वो 144 का है, क्योंकि एसएससी का रिस्पांस ठीक नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ, तो मैनर उसका 144 का, लेकिन असेसमेंट आपका 143 के अंतर्गत ही हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस संदर्भ में यहाँ पर बात आ रही है रिजेक्शन ऑफ बुक्स। सर नीचे फाइल ओपन, हाँ ये 145 के संदर्भ में रिजेक्शन ऑफ बुक्स की बात आ रही है। तो आपको कब आप बुक्स रिजेक्ट करते हैं और कब कैसे उसका असेसमेंट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग में चर्चा करेंगे 145 को लेकर। तो शुरू में तो बस वो प्रावधान है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो 95 में जो बिल आया था उसमें उन्होंने ये कर दिया था कि पहले जो हाइब्रिड सिस्टम अलाउ होता था वो हाइब्रिड सिस्टम अब अलाउ नहीं होता है। हाइब्रिड मतलब मिला जुला, अब या तो आप कैश करिए या मर्केंटाइल करिए और उसको आप रेगुलरली आपको इम्प्लॉय करना। कैश सिस्टम जो है सर ग्लास पे शायद नहीं चलेगा, चल रहा सही है। तो कैश सिस्टम जो है वो सिस्टम है जिसमें रिसीट्स जो है वो एक्चुअली अगर रिसीव होती है तभी अकाउंट फॉर होती है, और डेबिट जो है वो एक्चुअल डिस्बर्समेंट पे अकाउंट फॉर होते हैं। ये जो केस है मॉडल इंडस्ट्री वर्सेस CIT, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैश सिस्टम के अंदर केवल एक्चुअल कैश रिसीट्स और एक्चुअल कैश पेमेंट की रिकॉर्ड की जाए। CIT वर्सेस कृष्ण स्वामी मुरालिया ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
कैश सिस्टम में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा एक्चुअल कैश रिसीट्स के आधार पर और एक्चुअल डिस्बर्समेंट के आधार पर। और जो एंट्री पोस्ट की जाएगी वो तब पोस्ट की जाएगी जब मनी या मनी का जो वैल्यू है वो एक्चुअली रिसीव हो जाती है या कलेक्ट हो जाती है या पेमेंट उसका हो जाता है। उसके बाद ये भी कहा था कि कैश सिस्टम में कोई भी अकाउंट आउटस्टैंडिंग का मेंटेन नहीं होगा कि भी कितना बचा है देने के लिए या लेने के लिए। और उसके बाद आगे उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जब कैश सिस्टम अडॉप्ट होता है तो यह बैड डेट या आउटस्टैंडिंग उसमें नहीं होता। CIT वर्सेस त्यागराज चक्की एंड कंपनी में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि जो धन पैसा कैश में ड्रॉ कर लिया गया समय समय पे, उससे ये इंफ्रेंस ड्रॉ नहीं हो सकता है कि अकाउंट कैश बेसिस पे रखे जा रहे हैं। कैश सिस्टम वो उन केसेस को कवर करेगा जहाँ पर अकाउंट जो है वो मर्केंटाइल बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं रखे जा रहे। मर्केंटाइल पे बेसिस नहीं लाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ एंट्रीज कैश की आ गई तो एसएससी कह दे कि मैं तो कैश सिस्टम मेंटेन कर रहा हूँ, तो ये साबित करना पड़ेगा मैं मर्केंटाइल नहीं फॉलो कर रहा हूँ। और ऐसे भी केस कवर हो सकते हैं जहाँ पर कोई भी प्रॉपर अकाउंट एसएससी ने नहीं रखा है। जो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है उसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि इनकम तभी एसेसिबल होगी जब वो कैश में रिड्यूस हो जाएगी। मुझे लगता नहीं कि इसकी जरूरत है। अच्छा ओके, तो जहां पर पेमेंट जो है काइंड में रिसीव हो रहा है तो वो भी इनकम है, भले ही वो काइंड में है और कैश में कन्वर्टेड नहीं है, तो काइंड में भी रिसीव की इनकम जो है वो भी आपकी कैश सिस्टम में काउंट हो जाएगी। कैश सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि जब तक वो काइंड में है आप उसको मानेंगे नहीं। इसके बाद राजा बहादुर वर्सेस CIT में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि जहां पर भी अकाउंट कैश सिस्टम के हिसाब से रखे जाते हैं वहां मनी या मनीज वर्थ और अक्रूवल नहीं होना चाहिए किसी राइट टू रिसीव का, वही एक तय करने वाला फैक्टर है। ये होल्ड किया गया था कि यदि कमर्शियल एसेट्स को रिसीव किया जा रहा है ट्रेडर के द्वारा जो अपने कैश बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, तो इनकम जो कि उस एसेट्स में एम्बेडेड है, जो इनकम एडिड उसमें उसके एसेट्स में धसी हुई है, उसको मान लिया जाएगा कि उसको प्राप्त हो गई है। कहने मतलब कि काइंड में भी अगर कोई भी चीज प्राप्त हो रही है दैट इज आल्सो इनकम इन कैश सिस्टम। राजा रघुनंदन प्रसाद सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि जहां पर भी प्रॉपर्टी कोर्ट के द्वारा की गई सेल में परचेज की गई है तो प्रॉफिट जो है मान लिए जाएंगे कि वो अराइज हो गए हैं जब भी सेल का कंफर्मेशन हो जाता है कोर्ट की तरफ से। और इसके बाद आते हैं मर्केंटाइल सिस्टम पर। मर्केंटाइल सिस्टम आपको मालूम ही है, मोटा मोटा तो आपको पता है, जो भी अक्रूवल्स होते हैं उसके आधार पे हम एंट्री कर देते हैं, भले ही पैसा बाद में रिसीव होगा या बाद में दिया जाएगा, लेकिन जब ये रीजनेबली इंश्योर हो जाता है कि लायबिलिटी बन गई है या ट्रांजैक्शन हो गया है और लायबिलिटी बन गई है तो उसको हम मर्केंटाइल सिस्टम में अकाउंट फॉर कर लेते हैं। CIT वर्सेस A गजपति नायडू में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि मर्केंटाइल सिस्टम उन चीज़ों को क्रेडिट में ले आता है जो इमीडिएटली ड्यू हो जाती हैं और वो लीगली ड्यू हो जाती है इसके पहले कि वो रिसीव की जाए, और वो वाला एक्सपेंडिचर डेबिट कर दिया जाता है जिसकी लायबिलिटी जो है इनकर हो चुकी है और भले ही वो डिस्बर्स ना हुआ। मर्केंटाइल सिस्टम में प्रॉफिट्स एंड गेन्स वो वाले ट्रीट किए जाते हैं जो कि या तो अराइज या अक्रू कर रहे हो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे, भले ही वो रिसीव नहीं हुए हों या फिर वो डीम टू बी रिसीव न हुए हों लेकिन वो अक्रू हो गए हैं। तो ये नोट किया जाना चाहिए कि जो राइट या लायबिलिटी है उसको
वो लीगली इन्फोर्सेबल होनी चाहिए और वो पक चुकी होनी चाहिए, should have been ripened। कोई भी अगर कंटिंजेंट या कंडीशनल लायबिलिटी है उसको ध्यान में नहीं लाना है इसमें। मर्केंटाइल सिस्टम को आप प्रोविजनल, कंटिंजेंट, नोशनल पेमेंट्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। यानी लायबिलिटी ठीक से अप्रूव होनी चाहिए, प्रॉपरली अप्रूव होनी चाहिए, लीगल बेसिस पे अप्रूव होनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो कि कहती हैं कि जितने भी नॉन लायबिलिटीज या लॉसेज हैं उसका प्रोविजन किया जाना चाहिए एस्टिमेट के आधार पे और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पे। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी ऐसे होने चाहिए जो कि सब्सटेंस से गवर्न होने चाहिए, केवल लीगल फॉर्म नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सारे मटेरियल आइटम्स को डिस्क्लोज करें जिनका भी असर यूज़र के डिसीजन पे हो सकता है। कहने का मतलब कोई चीज़ छुपाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। तो जैसे तीन चीजें हैं कि करेक्टनेस या कंप्लीटनेस अगर नहीं है अकाउंट्स का, कैश या मर्केंटाइल सिस्टम को रेगुलरली फॉलो नहीं किया गया, या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेगुलरली एसएससी फॉलो नहीं कर रहा। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ तो ब्रॉड पैरामीटर्स लिख दिए इन्होंने जिसके आधार पे आप बुक्स को रिजेक्ट करेंगे, फिर भी आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक डेफिनेट ग्राउंड वर्क असेसिंग ऑफिसर को करना पड़ेगा इसके पहले कि वो बुक्स को रिजेक्ट करे। अब बहुत सारे केस में क्या होता है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रोविजन को इन्वोक कर देते हैं कि हम बुक्स को रिजेक्ट कर रहे हैं इस आधार पे कि जीपी रेट बहुत कम है। तो केवल ये कह के कि जीपी रेट कम है आप बुक्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि जीपी रेट का कम होना आपके लिए ग्राउंड बन जाता है, फिर भी वो एक पर्याप्त ग्राउंड नहीं है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कई पैरामीटर्स को देख के जिनका असर हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट के रेट पे। अकाउंट्स में कौन सी ऐसी चीज आ रही है जो कि जीपी रेट को कम कर दे रही है, और उसके बाद ही आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ये जो जीपी रेट का कम होना है ये एक इंडिकेशन है कि बुक्स को क्यों रिजेक्ट किया जाए। कई बार जीपी रेट का कम होना तो जैसे एक बुखार का थर्मोमीटर का काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर आपको बीमारी को पकड़ना है। जब तक आप बीमारी को नहीं पकड़ते हैं तब तक केवल जीपी रेट टेम्परेचर लेके आप ये नहीं कह सकते कि ये अकाउंट बीमार है। असल बीमारी को आपको पकड़ना है तो आपको फैक्ट्स को मार्शल करना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए आप इन्फ्लेटेड परचेज आपने ढूंढ निकाली, एसएससी ने परचेज बढ़ा रखी है, आपने परचेज को वेरीफाई किया, आपको ये पता लगा कि ये इन्फ्लेट की परचेज थी ही नहीं, ये तो इन्फ्लेटेड हो गई परचेज, उसकी वजह से जीपी रेट आपका कम आ गया है। वहाँ पे आपका ग्राउंड बन जाएगा कि आप बुक्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। या कोई सेल आपने पकड़ ली जो कि एसएससी ने रिकॉर्ड नहीं की है, या फिर आपने स्टॉक का वैल्यूएशन किया और उस स्टॉक में गड़बड़ी निकली तो स्टॉक से आप कह सकते हैं कि एसएससी ने अकाउंट्स को ठीक से नहीं मेंटेन किया है, तो जिसकी वजह से जीपी रेट गड़बड़ा रहा है। इसीलिए कोर्ट से अपेक्षा करते हैं कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो स्पेसिफिक डिफेक्ट बताएगा बुक्स में, जनरल बात नहीं करेगा। वो बुक्स को एग्जामिन करेगा, बुक्स में स्पेसिफिक डिफेक्ट बताएगा और उसके बाद ही सेक्शन 145(3) के प्रावधानों का आह्वान करेगा, उसके पहले नहीं करेगा।
सर सपोज अगर जैसे ट्रेंड ऑफ बिजनेस देख करके कि इस तरह के बिजनेस में इतना प्रॉफिट होता है नेट हाँ, से हम लोग देख लेते उसके आधार पे भी नहीं कर सकते, आपको एसएससी की बुक्स में जाना पड़ेगा। तो किसी ने पीएम मैनेजर दे दिया बुक और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, हाँ। कहाँ दे देंगे? तो वो उस केस में आप बुक्स को रिजेक्ट नहीं करेंगे ना, बुक्स है ही नहीं। और बुक तो दे नहीं रहा तो जब 144 में आप करेंगे ना, उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेंगे, वहाँ पे 145 का प्रावधान इन्वोक नहीं करेंगे। 145 का तो वहाँ होता है जब बुक्स ले आया तो वो कह रहा है कि ये मेरी बुक्स है, आप देख लीजिए। अब आपने देखा वो इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है, तो उसको रिजेक्ट करके आप अपने हिसाब से फिर उसका सिस्टम करेंगे। हैं। सर आप कुछ ओपिनियन दीजिए लीकर के केस में कितना जीपीओ एंट्री होना तो सर देखिए मैं सच हुआ है ना सर हम लोग सर सेक्रेटरी में बैठे अपने पास लीकर के मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि आई हैव फ्रेंड्स हु आर डूइंग लिकर बिजनेस, नॉट दैट आई एम इनटू लिकर इन एनी वे, लेकिन आई हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स हु आर मैनेजिंग द एंटायर लिकर इंडस्ट्री। तो मैं बता दूंगा आउटफाइंड में, उसमें मैं कुछ बोलना नहीं तो सर चाहता। इनकम कैसे एस्टिमेट करते हैं, कौन सा रेट लगाएंगे? तो ऑडिट करा ले पहले 2% लेके आते हैं मैं आपका कहना है कि आपने बुक्स को रिजेक्ट कर दिया, अब आपको उसकी इनकम डिटरमिन करनी है, ठीक है ना? अगर आपका टर्नओवर आप कंफर्म है, आपको अगर टर्नओवर को आप मार्केट कर रहे हैं तो आपको फिर एक रीजनेबल रेट उस पर लगाना है, जीपी का रेट। वहाँ पे आप जो है दूसरे लोग क्या दिखा रहे हैं वहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं उसको यूज करके बुक्स नहीं रिजेक्ट कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ estimation के लिए बगैर बुक्स रिजेक्ट किए हम अप्लाई नहीं कर सकते बगैर बुक्स रिजेक्ट करे आप जो है जीपी रेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वही नहीं तो वो तुरंत उड़ा देंगे। क्योंकि हम लोग को कभी कभी प्रेशर पड़ता है कि आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और इसमें तो इतना होता है आप देखिए एक्सेप्ट नहीं करे ले रहे हैं, लेकिन क्या होता है टाइम का भी एक वो है, टाइम की पाबंदी है। आप उस टाइम में कोई चीज़ भूल पा रहे नहीं भूल पा रहे, एसएससी बुक्स ला रहा आदमी पूरा खंगाल लिया, उसको सब इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया, इधर उधर सब कंफर्म होते जा रहा है, तो आपके पास कोई चारा नहीं भाई, आपने जो पकड़ लिया उसके आधार पे आप चलिए। पहले तो पकड़ने के सामने होते थे लेकर आप केसलेस में कोई आपका नहीं है, दूसरे दिन क्या सही नहीं ऐसा नहीं है, आप एग्जामिन कर सकते हैं, बुक्स तो दे सकता है आपको, ऑनलाइन बुक्स है, ऑनलाइन दे देगा। एसएससी ऑफिसर का फ्रस्ट्रेटिंग काम होता है, आप उसमें आ रहे हैं, मुझे मालूम है, आई कैन एम्पैथाइज कि भी आप जो है 1 महीना रह गया, 50 केस पड़ेंगे, वो सब परफेक्टली हो गए। अभी हम ये देख रहे हैं कि लीगली अगर आपका समय हो तो आप क्या करें, ये मतलब साल में आप 1 केस में तो कुछ कर दीजिए ना, 2 केस में कर दीजिए, सब में आप नहीं कर सकते, एवरीबडी नोज कि आप नहीं कर सकते। 147 के केस में कुछ आप कर लेंगे, कुछ आप अपने तरफ से कुछ ढूंढ लेंगे, वहाँ पे दूसरे केस में कुछ कर लेंगे, तो वहाँ पे कैसे चले, जो आप कर रहे हैं अगर वहाँ गलती कर देंगे आप तो उड़ जाएगा, तो दैट मतलब उसको ध्यान रखना है। तो अगर एसएससी जो है वो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है, मान लीजिए एसएससी ने क्वांटिटेटिव डिटेल कोई रख ही नहीं रहा, एसएससी कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना मैन्युफैक्चर हुआ, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है उसके पास किताबें नहीं है उसको जस्टिफाई करने के लिए कि कौन से तारीख को क्या क्वांटिटी थी, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसको he has to reconcile the quantities handled by the SSC। परचेज और सेल में जो क्वांटिटी आ रही, क्वांटिटी जा रही, कितनी क्वांटिटी बची, स्टॉक की क्वांटिटी आपने निकाली, पूरा क्वांटिटेटिव चेक कर लीजिए, मंथली आप क्वांटिटेटिव चेक कर लीजिए, या फिक्स डेट पे कर लीजिए कि 15 तारीख को आप चेक करा लीजिए उसका। वहाँ पे आपको कोई ना कोई कहाँ जहाँ वो मैनिपुलेशन कर रहा है तो एस्केप नहीं कर पाएगा वो। कभी आपने मंथ एंड का मांग लिया, कभी आपने किसी महीने के बीच का मांग लिया स्टॉक, परचेज सेल से उसको जो है आपने वेरीफाई किया, क्वांटिटी वेरीफाई किया, वैल्यू वेरीफाई किया। तो जहाँ आपको स्टॉक में, खास तौर पे स्टॉक में जहाँ आपको गड़बड़ी मिल गई तो वहाँ पर ये बुक्स का रिजेक्शन का ग्राउंड बन जाता है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से आप मैच करके देखेंगे।
और साथ में एडिशनल पॉइंट भी होना चाहिए कि जीपी भी उसको उसके द्वारा दिखाया गया अगर लो है तो, जो कि होगा ऐसे केस में जहाँ पर वो अपना रिकंसाइल नहीं कर पा रहा। जहाँ पे एसएससी फॉर एग्जांपल ये केस है सीआईटी वर्सेस सतलकर था, तो इस केस में एसएससी जो था वो टिम्बर परचेज कर रहा था लेंथ, मोटाई और वेट के हिसाब से, और उसको वो लॉग्स में कन्वर्ट कर देता था और उसके बाद अलग अलग साइज के लॉग्स भेज देता था। तो उसमें इन्फ्लुएंस लिया गया था शॉर्टेज का, तो हाईकोर्ट ने कहा ये साउंड इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने ये भी पाया कि ये रीजनेबल एडिशन अगर ट्राइब्यूनल ने सस्टेन कर दिया है, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने कुछ ज़्यादा ही एडिशन कर दिए थे मनमर्जी से, तो ट्राइब्यूनल ने थोड़े घटा दिए, तो वहाँ तक उन्होंने उसको सस्टेन भी कर दिया, क्योंकि शॉर्टेज पाई गई थी डेफिनेटली। अच्छा, एक ऐसे केस में जहाँ अकाउंट्स रिजेक्ट किए जाते हैं इस ग्राउंड पे कि रॉ मटेरियल का परचेज जो है वो उसके लिए वाउचर नहीं है, एसएससी रॉ मटेरियल खरीद रहा है लेकिन उसके पास वाउचर नहीं है, उसने इंटरनल वाउचर बना रखे हैं। तो ये पाया गया था कि एसएससी ने एक्सप्लेन किया कि थर्ड पार्टी के वाउचर मिलते ही नहीं है जहाँ वो काम कर रहा है, तो आसाम में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ट्राइब्यूनल जस्टिफाइड नहीं था कि उसने एडिशन को कंफर्म कर दिया बिना एसएससी का ये ग्राउंड कंसिडर किए हुए कि भाई उसको वाउचर मिलते ही नहीं है तो मजबूरी है उसकी। तो अगर वाउचर नहीं मिलते तो आप अगर वो फैक्ट सही है उसकी बात, अगर वो कह रहा है तो उसको काटना पड़ेगा आपको, ये तो आप सीधे ऐड नहीं कर सकते। एक और केस में आईटीओ वर्सेस गिरीश मेहता का केस था, उसमें पॉइंट आउट किया गया कि जो एस्टिमेट करते हैं आप बिजनेस इनकम को, जहाँ पे एसएससी ने अकाउंट रखे हुए हैं, उसका जो प्री कंडीशन है वो ये है कि एसएससी की किताबों में आपको कोई अनरिलायबिलिटी मिली या उन किताबों से एसएससी की इनकम नहीं निकल सकती है। जब तक आप ये पहला स्टेप नहीं लेते हैं तो जीपी के लो होने से कोई ग्राउंड नहीं बन जाता कि वो जीपी को ठीक कर देगा। एक बार क्या हुआ कि कस्टम अथॉरिटीज के सामने जो गुड्स की वैल्यू थी वो ज़्यादा थी और इनवॉइस के प्राइस के मुकाबले जो इनवॉइसेस थे उसमें गुड्स की वैल्यू कुछ और थी और कस्टम अथॉरिटी के सामने जो डिक्लेयर की गई थी वो कुछ और वैल्यू थी। तो उन्होंने कहा कि इस ग्राउंड पे आप अकाउंट्स नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं। एसएससी कस्टम अथॉरिटी को कुछ दिखा रहा है, लेकिन आपको दूसरे ढंग से भी चेक करना चाहिए कि क्वांटिटी कहाँ गड़बड़ हो रही है। केवल जो कस्टम अथॉरिटी को दिखाया उसके ग्राउंड पे आप जो है उसको बुक्स रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद सीआईटी वर्सेस श्रीमती घनकम्मा में, जहाँ पर एक सिंगल डॉक्यूमेंट था जिसमें कि उसके आधार पे अनडिस्क्लोज इनकम को ऐड कर दिया गया था, उसको डिलीट कर दिया गया और हाई कोर्ट ने महसूस किया कि उसको रिमांड करना ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्राइब्यूनल है उसने मेनली ये कंफर्म किया था, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को कंफर्म किया था एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रेफर करके, जबकि हाई कोर्ट के अनुसार कई कोरॉबरेटिव मटेरियल उसमें थे, जैसा कि रेवेन्यू ने एलेज किया था, जो कि एग्जामिन नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि आपने ये कोरॉबरेटिव मटेरियल है तो एग्जामिन कर लीजिए, तो उसको उन्होंने वापस भेज दिया, रिमांड कर दिया था, सेटिस्फाइड कर दिया केस को। हाई कोर्ट के अवधेश प्रताप सिंह अब्दुल रहमान वाले ऑर्डर में उन्होंने होल्ड किया कि ये मुश्किल है लिस्ट बनाना कि कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं अकाउंट बुक्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा कि भाई अकाउंट्स कंप्लीट नहीं है या करेक्ट नहीं है, जिससे कि करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। इसकी लिस्ट बनाना संभव नहीं है। स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक रजिस्टर है कि नहीं है, ये बात इस पर डिपेंड करेगी कि टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। अगर जरूरी नहीं कि वो बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसमें स्टॉक रजिस्टर की जरूरत ना हो, और ये सच बात है कि अगर स्टॉक रजिस्टर नहीं है या कैश मेमो नहीं है किसी भी सिचुएशन में,
तो अपने आप से उससे इन्फ्लुएंस नहीं ड्रॉ हो सकता कि अकाउंट फॉल्स है या इनकम्प्लीट है। लेकिन जहाँ पर स्टॉक रजिस्टर, कैश मेमो और उसके साथ साथ और भी चीज़ें, वाउचर नहीं है और परचेज जो उसने किए थे वो भी, उसके भी प्रूफ नहीं आ रहा है, प्रॉफिट भी कम है, तमाम चीज़ें एक साथ मिल के आ गई हैं, तो आपको बुक्स रिजेक्ट करने का अच्छा ग्राउंड मिल जाता है। तो आपको लेजिटिमेट इन्फ्लुएंस मिल जाता है कि बुक्स के साथ सब कुछ ठीक नहीं है और उन बुक्स को रिलाय अपॉन नहीं किया जा सकता असेस की इनकम को असेस करने के लिए या उसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स को असेस करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में जो अथॉरिटीज़ हैं वो जस्टिफाइड होंगी अकाउंट बुक्स को रिजेक्ट करने में और प्रोविजंस के अंतर्गत कंप्यूटेशन करने में। तो इसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक था कछवाला जेम्स। इसमें उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 145 में जो रिजेक्ट किया गया बुक्स में जस्टिफाइड था और बेस्ट जजमेंट जो किया गया वो ठीक था। इसके फैक्ट्स क्या थे कि एसएससी जो था वो प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन में डील करता था। तो असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस किया कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ डिफेक्ट है, यानी कि उसने क्वांटिटेटिव डिटेल मेंटेन नहीं किए हैं और स्टॉक रजिस्टर उसने मेंटेन नहीं किए हैं जो भी गुड्स में वो ट्रेडिंग कर रहा था, और कोई भी एविडेंस या डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे नहीं था ये वेरीफाई करने के लिए कि किस आधार पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन उसने किया है। और जीपी रेट जो उसने डिक्लेयर किया था वो 13.49% था उस साल का, जबकि पिछले सालों में उसी ने ज़्यादा जीपी रेट को डिक्लेयर कर रखा था उसी बिजनेस में, और उससे काफ़ी नीचे इस बार उसने जीपी रेट को डिक्लेयर कर दिया था। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने उसकी बुक्स को रिजेक्ट कर दिया था और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का उसने सहारा लिया था अंडर सेक्शन 144, और उसने उसका जो एस्टिमेट किया था जीपी वो 40% के उसने एस्टिमेट किया था। असेसिंग ऑफिसर ने इस पे होल्ड किया था कि एसएससी ने बोगस परचेज भी दिखाए हैं और उसकी वजह से भी उसके ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है। अपील में जाने पे कमिश्नर अपील ने जो क्वांटम था ग्रॉस प्रॉफिट का जो इन्होंने 40% पे रखा था उसको कम कर दिया, और फिर भी उन्होंने ये अपहोल्ड किया कि असेसिंग ऑफिसर की फाइंडिंग जो है वो अपनी जगह पे सही है। इसके बाद जो अपील हुई उसमें ट्राइब्यूनल ने भी और भी रिलीफ असेसी को दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया तो असेसी खुद ही ब्लेम करने के लिए है क्योंकि उसने प्रॉपर अकाउंट रखे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और इसमें अथॉरिटीज़ ने कोई भी आर्बिट्रेरीनेस नहीं दिखाया, उन्होंने अपनी तरफ से एस्टिमेट करने की कोशिश किया। ऐसा नहीं है कि टोटली आर्बिट्रेरी है, कुछ तो रीजनिंग उन्होंने दी है, तो इसलिए इंस्टेंट अपील में कोई फोर्स नहीं हटा दिया उन्होंने। हाई कोर्ट की बात, हाई कोर्ट तक जाकर बात पहुंची थी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद ये केस है चंपालाल चौधरी वर्सेस DCIT। उन्होंने भी रिजेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंफर्म किया और होल्ड किया कि जो भी एडिशंस एजिटेट किए जा रहे हैं, यानी एडिशंस के खिलाफ एसएससी आया हुआ है, उसको एग्जामिन किया जाएगा इस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से कि 145(3) का जो इन्वोकेशन है वो सही है कि नहीं है, और क्या एसएससी के बुक्स के जो रिजल्ट्स हैं उनका रिजेक्ट किया जाना था कि नहीं रिजेक्ट किया जाना था, और उसके बाद एडिशन के क्वांटम के मेरिट्स पे हम आएंगे। तो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू का जो एक्शन था कि उन्होंने बुक्स को रिजेक्ट किया वो कंफर्म कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि रीज़न ये है कि एसएससी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो इस टेस्ट को मीट नहीं करते कि सही प्रॉफिट उनसे मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक रिकॉर्ड एसएससी ने प्रॉपर नहीं रखा हुआ है और इसलिए उसके अकाउंट्स इनकरेक्ट हैं और इनकम्प्लीट हैं। एसएससी का केस ये है कि हर पीस जो पत्थर का होता है जिसमें वो ट्रेडिंग कर रहा था, जो पत्थर में ट्रेडिंग कर रहा था, कह रहा था हर पीस अलग होता है, उसकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, हर स्टोन का अपना अपना कॉम्पोजिशन होता है, और इसलिए मैं स्टॉक रजिस्टर क्वालिटी के हिसाब से नहीं रख सकता, हर स्टोन की क्वालिटी अलग है। पहली बात तो ये है कि एसएससी ने एडमिट किया कि उसके बुक्स में क्वालिटी डिटेल है ही नहीं,
कौन से पत्थर किस क्वालिटी का है, ये है ही नहीं डिटेल, और जो भी गुड्स उसने परचेज किए थे उसमें। और इसलिए स्टॉक में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसका स्टॉक कंप्लीट नहीं होता है, और क्वांटिटी उसमें भले ही दिखाई दे रही हो लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता ही लगाई जा सकती है, क्योंकि उसमें कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि उस पत्थर की वैल्यू कितनी है, जो कि एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ये तय करने के लिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी थी जो उसने बेचे थे, और इस वजह से ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो कितना था। तो जो वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है साल के अंत में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, तो उसका कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया जा सकता विद रेफरेंस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी मेंटेन किया है। तो ये एसएससी का केस नहीं है कि स्टॉक को एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ परचेज पे वैल्यू कर रहा है, और हालांकि वो एक प्रिसाइज मेजर नहीं है, वो प्रॉफिट्स को इवन आउट कर देता है, और जब आप एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ परचेज लगाएंगे तो प्रॉफिट्स इवन आउट हो जाते हैं, तो वो भी एक वायबल ऑल्टरनेटिव एसएससी के लिए हो सकता है अगर बोनाफाइड रूप से एसएससी उसको कर रहा है। लेकिन ये भी एक एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव नहीं है इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि जो एवरेज मेथड है वो आपको अप्रॉक्सीमेट और रीजनेबली करेक्ट रिजल्ट तभी देगा जब उस मेथड को लगाने के कंडीशंस मौजूद हो, यानी कि जो दाम है अलग अलग स्टोन के पीसेस के वो समय समय पे बदलते रहते हैं, तो एवरेज निकालने का कोई मतलब नहीं है। जो दाम बदल रहे हैं बार बार उसका एवरेज कैसे निकाल लोगे आप। और स्टैंडर्ड जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएशन है वो बहुत लो रहता है, लेकिन दाम बदलते रहते हैं। जब भी जो इंडिविजुअल प्राइसेस हैं वो काफ़ी वेरी करेंगे, जो कि एसएससी ने एडमिट किया है, तो ऐसा मेथड लगाने से आपको इररेगुलर या मिसलीडिंग रिजल्ट ही मिलेगा। दो पत्थर जो कि एक ही वेट के हैं उनके काफ़ी फर्क वैल्यूज हो सकते हैं, जहाँ पर भी वेट का फर्क होता है। और इसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड जो है एंड ऑफ द ईयर में आप कैसे वैल्यू कर लेंगे जब आपके पास यही नहीं डिटेल है कि कौन से क्वालिटी का कौन सा पत्थर है। तो या तो आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके पास हो हर पत्थर की, और उसके लिए आपको जो गुड्स या रॉ मटेरियल आपने खरीदे हैं किस रेट पे खरीदे हैं वो डिटेल आना चाहिए, और जो पत्थर का कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका कॉम्पोजिशन भी आना चाहिए, और तब आप उसकी कॉस्ट को असरटेन कर पाएंगे। एक्विजिशन कॉस्ट के रेफरेंस में आप रेलेवेंट परचेज बिल को आइडेंटिफाई करेंगे, उससे आपको उसकी कॉस्ट पता चलेगी, और ये सब डिटेल्स इसमें थे नहीं, तो उन्होंने इन कारणों से कंफर्म किया। आईटीआईटी चंडीगढ़ की बेंच जो थी, अब क्या कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता सारे रिजेक्शन वाले केस को जब रिजेक्ट किया था वो सारे केस आपके सामने रख देता, लेकिन यहाँ पर वो वाले केस कम ही है। हालांकि हम ये बात भी बता दें कि केवल आप जीपी रेट के आधार पे और जनरल वे में आप रिजेक्ट नहीं कर सकते बुक्स को। आईटीआईटी की जो ये चंडीगढ़ बेंच है उसने पवन कुमार वर्सेस आईटीओ के केस में बुक्स का रिजेक्शन को कंफर्म किया और होल्ड किया कि जो डिस्क्रिपेंसीज असेसिंग ऑफिसर ने पॉइंट आउट की थी बुक्स को रिजेक्ट करते वक्त, वो असेसी ने सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं किया। असेसिंग ऑफिसर ने ये ऑब्जर्व किया था कि हालांकि जो कॉटन सीड या मस्टर्ड या ग्राउंडनट सीड है वो असेसी क्रश कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो अलग अलग वो दिखा रहा है सेपरेटली, लेकिन जो यील्ड है ऑयल की और ऑयल केक्स की वो उसने कंसोलिडेटेड रूप में दिखा दिया है। मतलब जो वो जितना क्रश कर रहा है वो तो अलग अलग दिखा रहा है, लेकिन उससे तेल कितना निकल रहा है उसको उसने जो है कंसोलिडेटेड वे में 13.02% पे कर दिया है और 83.91% पे कर दिया है, मतलब अलग अलग आइटम पे। और उसके बाद जो सेल्स है ऑयल और ऑयल केक्स की जो उसने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाई है वो भी इसने कंसोलिडेटेड फॉर्म में दिखा दी है। हालांकि काफ़ी वाइड वेरिएशन रहता है मार्केट प्राइस में,
इन प्रोडक्ट्स के। और ये भी सच है कि हमेशा एक वाइड वेरिएशन होता है कि कितना ऑयल निकलेगा और सेल के रेट क्या होंगे ऑयल और ऑयल केक्स के, इस सब चीज़ों में भी वाइड वेरिएशन होता रहता है। लेकिन एसएससी ने ये प्रेफर किया कि वो एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बना देगा अलग अलग टाइप के ऑयल सीड्स का, तो उसके कारण वही जानता है। एसएससी को ये असेसिंग ऑफिसर ने पूछा था कि वो यील्ड ऑफ ऑयल को दोबारा से वर्क करके दे और ऑयल केक्स की यील्ड को दोबारा वर्क करके दे सेपरेटली, अलग अलग टाइप के ऑयल के लिए, अलग अलग ऑयल सीड्स के लिए जो उसने क्रश किए थे। तो एसएससी को ये भी कहा गया कि वो रीजन एक्सप्लेन करे कि उसने कॉटन, मस्टर्ड और ग्राउंडनट के ऑयल सीड्स को मिक्सअप क्यों कर दिया है, एक ही कैटेगरी में क्यों डाल दिया है इन सबको, जब काफी वास्ट वेरिएशन है इनके मार्केट प्राइस में और दूसरे प्रोडक्ट्स में। जब असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी से एक्सप्लेनेशन देने को कहा तो एसएससी ने कहा कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था मार्केट प्राइस में इन दोनों तेलों में, और इसलिए उसने जो खली और ऑयल का जो सेल था दोनों वैरायटीज़ का उसने एक साथ कर दिया। तो ये ओपिनियन दिया गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, नहीं मतलब ये ओपिनियन कोर्ट दे रहा है कि असेसिंग ऑफिसर ने ठीक किया कि उसका एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट किया, ये कहते हुए कि एसएससी का स्टेटमेंट ये जो है सही नहीं है और इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक ऑयल की यील्ड जो है जो ऑब्टेन हो रहा है क्रशिंग पे तीनों टाइप के ऑयल सीड्स पे अलग अलग यील्ड ना दी जाए, तब तक जो मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट्स को आप प्रॉपर पर्सपेक्टिव में अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो पर्याप्त रीजंस हैं होल्ड करने के लिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो एसएससी ने मेंटेन किए हैं वो अनरिलायबल है, इनकरेक्ट है एंड इनकम्प्लीट है, और इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स एसएससी की जो है करेक्टली रिजेक्ट की गई है। और कमिश्नर अपील ने भी करेक्टली अपहोल्ड किया है एसएससी ऑफिसर के एक्शन को, बुक्स को रिजेक्ट करने के। और सो अब यहाँ पे ये तो कुछ केस लॉ हो गए। अब वो जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जहाँ ये लिखा है इस सेक्शन में कि आपको असेसमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 144 करना है, ये समझना जरूरी है ये कैसे करना है। तो अंडर सेक्शन 145(3) जो असेसमेंट है वो किया जाएगा अंडर सेक्शन 144 ऑफ द एक्ट ओनली। हाउएवर ये बहुत अच्छी तरह से सबको पता है कि इनके जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जहाँ पर आप सेक्शन 144 का इस्तेमाल करते हैं, असेसिंग ऑफिसर के पास जो एक जुरिसडिक्शन हो जाता है कि वो आर्बिट्रेरली या कैप्रिशियसली यानी मनमर्जी से एक्ट नहीं कर सकता। तो असेसमेंट को जुडिशियल कंसिडरेशन पे प्रोसीड करना चाहिए, जो भी रेलेवेंट मटेरियल है उसको देखते हुए प्रोसीड करना चाहिए और रेलेवेंट मटेरियल को रिकॉर्ड पे लाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि हर केस जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का है उसमें गैस वर्क का जो एलिमेंट है उसको आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते जब तक कि वो बेस्ट जजमेंट रहता है, जब तक बेस्ट जजमेंट का नेक्सस मटेरियल ऑन रिकॉर्ड से होता है। और जो डिस्क्रिशन है उसको बहुत कैप्रिशियसली आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज नहीं किया गया। तो यानी कि डिसीजन जो भी आपका है वो बहुत ही सोच समझ के अगर लिया गया है और रीजनेबल तरीके से लिया गया है तो आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। एस्टिमेशन को तो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि जो बुक्स का रिजेक्शन है वो 145 में जस्टिफाइड है और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है जो जस्टिफाइड है, जहाँ पर एसएससी ने रेलेवेंट रिकॉर्ड प्रोड्यूस ही नहीं किए। जो भी उसका डे टू डे मैन्युफैक्चर कर रहा था वीडियो का, तो उसने रिकॉर्ड नहीं दिखाए और साथ साथ जो क्वांटिटी ऑफ बीड़ी जो मैन्युफैक्चर कर रहा था वो डेली वो भी नहीं दिखाई, और बीड़ी कितने पत्ते बीड़ी के कंज्यूम कर रहा है पर डे हर फैक्ट्री में वो भी उसने दिखाया नहीं था। और ट्राइब्यूनल ने इस तरह से कंफर्म कर दिया था। जो बेस्ट ऑफ द जजमेंट शब्द यूज किया गया है सेक्शन 144 में केवल एक ही फर्क है 143(3) और 144 में, और वो फर्क ये है कि 143(3) में जहाँ बुक्स आपने अनरिलायबल पाई हैं या आपने असेसमेंट अंडर 144 कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि बुक्स आपको अनरिलायबल मिली है, वो ये है कि एक्ट ये कॉन्टेम्पलेट करता है कि असेसिंग ऑफिसर जब 144 का यूज़ कर रहा है
तो उसका मेथड काफ़ी समरी मेथड वो यूज़ कर रहा है। जो मेथड यूज़ कर रहा है वो काफ़ी संक्षिप्त है और इसकी गलती एसएससी की है। एसएससी को चाहिए था कि अपनी बुक्स को मेंटेन कर लेता तो संक्षिप्त की तरफ नहीं जाना पड़ता एसएससी ऑफिसर को, और उसको इसीलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि एसएससी की एक गलती है कि उसने अपने बुक्स को ठीक से मेंटेन नहीं किया हुआ। इसके बाद जो भी असेसमेंट किया जाएगा रिजेक्शन के बाद, जो भी एविडेंस या बुक्स प्रोड्यूस की जा रही हैं उसको रिजेक्ट करने के बाद जो असेसमेंट किया जा रहा है वो असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 नहीं है, वो मैनर है 144 का, 144 के तहत नहीं है, लेकिन वो असेसमेंट 143(3) के अंतर्गत ही हो रहा है और उसको इन द मैनर जो 144 का है उसमें करना है। तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर को एसएससी को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि जो भी मटेरियल उसके पास है उसको वो कॉन्ट्रडिक्ट करे और ये ना सोचे कि मुझे एसएससी को कुछ बताना ही नहीं है, सीधे मैं ऑर्डर पास कर दूंगा। अगर आपको एस्टिमेशन कर रहे हैं तो आप एक ड्राफ्ट बनाइए एस्टिमेशन का और एसएससी को भेज दीजिए कि मैंने आपकी बुक्स रिजेक्ट कर दी है और ये मेरा आपका एस्टिमेट है, आप इस पर कुछ जो कहना कहिए। अगर आप मौका नहीं देते हैं एसएससी को रिजेक्शन के बाद जो भी आप एस्टिमेशन कर रहे हैं उस पर तो वो उड़ जाएगा। जबकि 144 में आपको मौका नहीं देना होता है क्योंकि 144 में तो एसएससी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आप कर रहे हैं, आप एसएससी आ नहीं रहा सामने, तो आपको उसमें एक मौका एसएससी को नहीं देना है कि भाई आप ये बताइए कि हम ये करने जा रहे हैं। हालांकि आपका जो फेसलेस वाला प्रोसीजर है उसमें जब आप 144 भी करने जा रहे होते हैं तो भी आप वो बना के उसका प्रपोजल भेजते हैं, वो लोग जो एसएससी को भेज देते हैं उसको। तो ये पहले के जजमेंट्स हैं, तो उसको डिपार्टमेंट ने अपने प्रोसीजर में ये डाल दिया है कि हम उसको देंगे कि भले हम 144 में भी करो, लेकिन टेक्निकली जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है उसमें एसएससी को बताने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी एसएससी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है लास्ट स्टेज में आ गया मामला, अब आप 144 करने आ रहे हो, आपने एसएससी को बहुत खट से उसे जवाब दे दिया उसका, अब आपके पास टाइमिंग है। 144 में ये मौका था कि आप उसको बताइए मत, आप अपना कर डालिए रीजनेबल बेसिस पे, लेकिन अब ऐसा जो फेसलेस वाले मेथड में इसको प्रेफर नहीं किया जा रहा। जब भी असेसिंग ऑफिसर जो है एसएससी की मेथड ऑफ अकाउंटिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तब वो 145(2) का फायदा ले सकता है और जिसका नाम अब 145(3) है इनकम को कंप्यूट करने के लिए। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस केस में स्टेट फॉरेस्ट इंडस्ट्री में होल्ड किया था कि एसएससी ऑफिसर की जो पावर है इस सेक्शन में वो आर्बिट्रेरी नहीं है और उसको अपना डिस्क्रिशन जो है वो जुडिशियली एक्सरसाइज करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि यू शुड करेक्ट द मटेरियल, यू शुड ब्रिंग द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, उसके बाद यू शुड एनालाइज दैट मटेरियल एंड जुडिशली मतलब यू शुड weigh the pros and cons and see which is the better option और फिर वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए। और इसके पहले कि वो 145(3) को इन्वोक करता है उसको क्लियर फाइंडिंग देनी पड़ेगी, डिटेल फाइंडिंग देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने कई केसेस में ये होल्ड किया है कि 145(3) को इन्वोक करने से पहले असेसिंग ऑफिसर को वो मटेरियल रिकॉर्ड पे लाना पड़ेगा जिसके आधार पे वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि करेक्टनेस या कंप्लीटनेस नहीं है अकाउंट्स की, या जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो रेगुलरली इम्प्लॉय नहीं हो रहा है। जहां पर एक डेफिनेट फाइंडिंग दी जा रही है कि केस 145(3) में फॉल करता है, जो बुक्स का रिजेक्शन है उसको इसलिए नहीं सस्टेन केवल किया जा सकता कि आपने कहा कि जीपी रेट कम है ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, और अगर हम उसको कंपेयर करते हैं दूसरे सालों से, इस साल में एसएससी का जीपी रेट कम है तो आप बुक्स रिजेक्ट कर देंगे। दैट इज़ नॉट ए टेनेबल प्रोपोजिशन। और इसी तरह से जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो भी आप इसलिए रिजेक्ट नहीं कर सकते केवल इसलिए कि जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं जो उसने डिस्क्लोज किए हैं वो लो है, तो एसएससी का मैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी रिजेक्ट करता हूँ। अगला पॉइंट ये है कि स्टॉक रजिस्टर अगर एसएससी ने नहीं रखा है तो उससे एक
चेतावनी निकल के आती है कि असेसिंग ऑफिसर के लिए कि शायद रिटर्न जो है फॉल्स हो सकती है, लेकिन कि केवल अगर स्टॉक रजिस्टर नहीं है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरी रिजेक्ट कर दे, ये भी बात सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि अपीलेट ट्राइब्यूनल ने, अच्छा इसके बाद दूसरा केस है ये, वो तो पहला वाला हो गया। अगला केस ये कि छबील दास त्रिभुवन दास ने सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि कोई भी मटेरियल नहीं है अपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन को के सपोर्ट करने का, कि उन्होंने एडिशन को सस्टेन कर दिया था इस ग्राउंड पे, क्योंकि एसएससी का बिजनेस जो था वो होलसेल बिजनेस था और क्वांटिटी की टैली ना होने पे बड़े बड़े आइटम्स की ट्रेडिंग अकाउंट के जो मार्जिन में फॉल आ रहा था वो एसएससी सेटिस्फैक्टरली नहीं एक्सप्लेन कर पाया, और जो फॉल था वो और भी मुश्किल था एक्सप्लेन करना इस वजह से, क्योंकि एसएससी के पास सब्सटेंशियल इंपोर्ट कोटा भी था जो कि उससे उसको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये बात क्लियर कर दी कि कंक्लूडिंग पोर्शन में कि उसको ये मतलब नहीं है कि कंक्लूजन कितना करेक्ट है कि नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मतलब इस बात से है कि कोई मटेरियल है कि नहीं है ट्राइब्यूनल की फाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए मटेरियल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाया था कि जो रिजेक्शन है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि क्वांटिटेटिव टैली जो थी परचेज और सेल की वो एसएससी ने नहीं दिया, और इसके अलावा जीपी रेट भी उसका कम था। और इसी तरह से सीआईटी वर्सेस डायरेक्ट ब्रदर्स में ये होल्ड किया गया था कि सेक्शन 145 का जो इन्वोकेशन है वो जस्टिफाइड था, क्योंकि एसएससी जो था डे टू डे स्टॉक अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहा था और उसने अलग अलग नंबर्स नहीं प्रोवाइड किए, या तो परचेज के या सेल के, जो भी वो रोज के बेसिस पे। और कई सारे हाई कोर्ट्स ने ये भी होल्ड किया है कि स्टॉक रजिस्टर का रखना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक तरीका होता है कि एसएससी के अकाउंट्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टैली लेके। किसी भी केस में अगर आप स्टॉक रजिस्टर अगर नहीं है, उसके साथ दूसरे भी मटेरियल अगर आपको मिल जाते हैं तो ये महसूस किया जाता है कि करेक्ट प्रॉफिट एंड गेन जो है उससे नहीं निकाली जा सकती। कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर एसएससी ने स्टॉक अकाउंट मेंटेन नहीं किया वो एक सब्सटैंशियल डिफेक्ट होता है अकाउंट का, और उन्होंने ट्राइब्यूनल के डिसीजन को अपहोल्ड कर दिया था कि जो एस्टिमेट किया गया है और जो एडिशन किया गया है उस एस्टिमेट के आधार पे वो काफ़ी रीजनेबल है और फेयर है, अगर कुल मिला के आप सारे फैक्टर्स का लेके चलते हैं। सेल्स टैक्स लेजिस्लेशन के हिसाब से ये होल्ड किया गया है कि जहाँ पर अगर सेल्स टैक्स का जो एक्ट है वो ये मैंडेट कर रहा है कि डीलर जो है वो कुछ स्टॉक बुक को मेंटेन करेगा, अगर सेल्स एक्ट में लिखा है सेल्स टैक्स एक्ट में कि उसको कोई स्टॉक बुक मेंटेन करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में उसके प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वो जो डीलर है वो इन स्टॉक बुक्स को जो मैंडेटरी स्टॉक बुक्स है नहीं मेंटेन कर रहा। इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि अकाउंट बुक्स हैं वो रिलायबल नहीं है और उनको उसके पर्टिकुलर्स प्रॉपरली वेरीफाइबल नहीं है। तो अगर अकाउंट बुक्स इसमें रिजेक्ट किए जाते हैं तो टर्नओवर को आपको डिटरमिन करना होगा टू द बेस्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ द असेसिंग अथॉरिटी कंसर्न। ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये नहीं कहा जा सकता कि जो डिफेक्ट है नॉन मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रजिस्टर का वो केवल एक टेक्निकल डिफेक्ट है और इसका कोई असर नहीं है। तो इसलिए जो टर्नओवर डिस्क्लोज किया गया था अकाउंट बुक्स में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे एसएससी नहीं कह सकता, टेक्निकल डिफेक्ट को नहीं कह सकता, वो एक मेजर डिफेक्ट है। उसने वो बुक्स जो कि मैंडेटरी थी उसको मेंटेन करना उसने नहीं मेंटेन की थी। अगर वो ये बुक्स नहीं मेंटेन करता है तो ये दूसरा लेवल है। जब एक किसी केस में सर्वे हुआ और स्टॉक रजिस्टर नहीं पाया गया बिजनेस प्रेमाइसेस में, तो सर्कमस्टांसेस जो है वो एक संदेह पैदा कर सकते हैं कि भाई जो एसएससी स्टॉक रजिस्टर प्रोड्यूस कर रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि असेसमेंट प्रोसीडिंग में वो स्टॉक रजिस्टर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन असेसिंग अथॉरिटी को स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा उस स्टॉक रजिस्टर को जो दिया गया था, और अगर वो उसमें कोई गलती पाता है तभी वो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा कि एसएससी ने बुक्स अकाउंट मेंटेन नहीं किए। भले ही सर्वे में वो नहीं मिला था तो अपने आप उससे कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ होता है।
जब वो ला रहा है आपके सामने स्टॉक रजिस्टर में असेसमेंट के टाइम पे, उसमें आपको गलती पकड़नी पड़ेगी। उसके बाद ये वेल सेटल्ड पोजीशन है लॉ की कि सीआईटी अपील जो है एपेलेट प्रोसीडिंग के दौरान वो सारे पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो पावर्स असेसिंग ऑफिसर में वेस्टेड है। असेसमेंट ऑर्डर को फ्रेम करने टाइम वही पावर सीआईटी अपील में भी वेस्टेड है, और इसलिए सीआईटी अपील जो है वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं एसएससी की, और 145(3) के प्रोविजंस का आह्वान कर सकते हैं। सबसे पहली बार जब अपीलेट ऑर्डर फ्रेम हो रहा है तो अगर वो कंडीशंस हैं जिसके जो कि जस्टिफाइड कंडीशंस हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिजेक्ट करने की, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। इस रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है सीआईटी वर्सेस मैकमिलन एंड कंपनी, वो भी काफी रेलेवेंट है। ये जो डिसीजन है ये रेंडर किया गया था इन रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड प्रोविजंस, लेकिन फिर भी वो नए प्रोविजंस के लिए भी काफी अच्छा माना जाएगा। ये वेल सेटल्ड पोजीशन है लॉ की कि असेसमेंट करते वक्त जो अकाउंट बुक्स हैं उस साल की, उसी साल की अकाउंट बुक्स जो हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि हर साल एक इंडिपेंडेंट साल होता है और हर साल की जो इनकम आपको निकालनी होती है। आप प्रिज्यूम नहीं करके चल सकते कि केवल इसलिए कि किसी कारण से अकाउंट बुक्स पिछले साल की आपने रिजेक्ट की थी तो इस साल की भी आप रिजेक्ट कर देंगे। पिछले साल का रिजेक्शन करना कोई आधार नहीं है इस साल की बुक्स को रिजेक्ट करने का। एक बार एसएससी की बुक्स आप रिजेक्ट कर देते हैं तो जो प्रॉफिट को फिर आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट का एस्टिमेशन आप प्रॉपर मटेरियल के हिसाब से ही कर सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर जो है वो टेक्निकल रूल से बना नहीं होता एविडेंस के और प्लीडिंग्स के, और असेसिंग ऑफिसर को ये एंटाइटल्ड है कि वो उस मटेरियल पे काम कर सकता है जो कोर्ट ऑफ लॉ में भले ही वो एविडेंस एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में कोई नहीं भी एक्सेप्टेबल है तो असेसिंग ऑफिसर लेकिन उससे बना करेगा। नेवरदलेस उसके बावजूद असेसिंग ऑफिसर को ये पावर नहीं है कि वो एकदम गेस करे, प्योर गेस वर्क पे भी नहीं चल सकता वो, और वो ऐसा असेसमेंट किसी एविडेंस या बिना मटेरियल के नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कि सस्पिशन से ज़्यादा हो उसके असेसमेंट को सपोर्ट करने के लिए। जो रूल ऑफ लॉ है इस सब्जेक्ट पे वो काफ़ी राइटली स्टेट किया गया लाहौर हाईकोर्ट वाले केस में। जो एस्टिमेट है टर्नओवर का जो एस्टिमेट है, आई थिंक क्लोज होने वाले का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया, अभी 2 मिनट और भी है, तो बस ये पैराग्राफ और करके फिर यहाँ रोक देते हैं। मेरा आइडिया ये था रिजेक्शन पर मैं थोड़ा सा समय आपको दे देता हूँ, तो बाकी तो प्रोसीजर जो आप पढ़ लेंगे, लेकिन रिजेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जो टर्नओवर का जो एस्टिमेट है और जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट का जो फिक्सेशन होता है, ये 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। जब आपको एस्टिमेट करने जाएंगे तो आपको टर्नओवर एस्टिमेट करना है और उसके बाद जीपी एस्टिमेट करना है, 2 चीज़ें आपको एस्टिमेट करनी है। अगर आप उसको फिक्स या कैलकुलेट करेंगे ऐसे कि वो एसएससी का केस एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं, तब उसको एसएससी को ये एंटाइटलमेंट है, तो उसको जानना जरूरी है कि किस आधार पे आप ये कर रहे हैं, और इसलिए आपको उसको मौका देना पड़ेगा उसको रिवर्ट करने का। जो रूल ऑफ लॉ इस सब्जेक्ट पे बिल्कुल वेल सेटल्ड है कि जो एस्टिमेट्स फ्रेम किए जाते हैं बिना किसी बेसिस के तो या बिना एसएससी को वो मटेरियल फर्निश किए हुए और जिसपे कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अराइव किया जा रहा है, या बिना एसएससी को अपॉर्चुनिटी दिए हुए, तो वो एडिशन बैड है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, तो आपको एसएससी को जो है अपॉर्चुनिटी देना आवश्यक है। एस्टिमेशन बेसलेस में तो देनी पड़ती है। बिजनेस में तो बिल्कुल उन्होंने मान लिया उसका जो एसओपी है बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आपको उसके बियॉन्ड आप जाते को उन्होंने अच्छा उसका मना कर रहा था, है नहीं ये हम प्रिंट करके दे आप कितने निकलेंगे? खाना खा वैसे मैंने वो DL में लिख दिया एप्लीकेशन लिख दिया है ना, तो ठीक है। बाद में बताएंगे, अभी नहीं पता है कि हमारे को
चाल अभी ठीक हर बात कर रहे हैं यहाँ से जाने का तो आपका मामले में अच्छा वैसे ही बताते हैं वैसे ही अभी मुझे क्या सब देखिए सितंबर में टाइम नहीं जाओ कौन से जाओ नहीं होती जाओ बेटा नहीं होती बहुत ही बच्चे होती है पुश बैक होते हैं जिनके पास पर लगेगी जनरली क्या होता है जो ढीला होता है ना जैसे इसके पास चार्ट ढीला है जैसे हमारे यहाँ चार्ट जैसे इस रेंज में जाते हैं तो इनके पास है तो वो तो बिल्कुल पेंडिंग से करेंगे नहीं अगस्त में पूरी इसलिए करेंगे एविडेंस लाना है तो वो अध्ययन हुआ ही वो लिख के दे देंगे ऐसा मेरा आंसर कोई इस टाइप को दुकान में आ जाएंगे तो आगे क्या होगा सब लोग कर दे रहे हैं कराने का और भी एग्जाम्पल देने पड़ेंगे ये साल टफ है ये टफ है फिर उतना नहीं है पहला साल जब हम जनवरी में हैं भाई बहुत कल अब जैसे हमें ये पहले 6 महीने जो 1 साल का स्टूडेंट है ना अगर ये कर लेंगे तो फिर इतना तो नहीं ठीक है फिर तो रुकिए लेकिन ये 6 महीने में